तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 3 जून और 3 जून का एक वीडियो आपके सामने आ चुका है जो रामगंज मॉडल पे हमने बात करी थी। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और सेकंड वीडियो जो हमारा डेली का आता है, ये आता है डेली के करंट अफेयर्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें मुझे नहीं मिली, तो मैंने बेसिक सी जो भी पेपर में मिली वो मैंने ले ली है ना। आज मतलब मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सी भी खबर इतनी लगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों विश्व साइकिल दिवस, सबसे पहले तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिल नहीं, साइकिल दिवस मनाया जाता है, बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई डे इंपॉर्टेंट होता है, अगर पेपर में उसका दिया है तो थोड़ा सा हमें भी देख लेना ज़रूरी बनता है ना। वैसे तो मतलब बाइसिकल डे शायद ना पूछे, लेकिन दोस्तों आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ बात चलती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में बाइसिकल जो हम बोल सकते हैं, मतलब पर्यावरण को सेव करने में, क्लाइमेट चेंज को बचाने में, है ना, इसमें बाइसिकल अच्छी भूमिका निभाती है। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हमने देखा भी है कि जहाँ मतलब बाइसिकल चलाते हैं। विदेशों में तो बहुत फैशन है बाइसिकल की, ताकि पर्यावरण भी बचे और एक्सरसाइज भी हो जाए। धीरे धीरे इंडिया में भी ये फैशन आ रही है। तो इसलिए दोस्तों हम जहाँ मतलब जो मतलब ऊर्जा बचाने की बात आती है, या फिर पर्यावरण चेंज में परिवर्तन, मतलब पर्यावरण चेंज वाले जो ये भी कोई भी टॉपिक ऐसा आता है ना, तो उसमें जब हम लिखते हैं कि भाई हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, तो छोटा सा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं ना कि बाइसिकल के यूज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और इसके लिए हमारे वर्ल्ड लेवल पे एक दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से करके ऐसे पॉइंट्स हम थोड़ा सा उधर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये दे दिया आपको। और वैसे भी जो भी इम्पोर्टेंट डे होता है, किसी दिन का ज़्यादा ही बकवास डे हो तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बाकी अगर इम्पोर्टेंट डे होता है तो मैं कवर कर ही लेती हूँ मोस्टली, है ना। तो एक वो भी है। तो दोस्तों 3 जून 2018 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दिवस मनाने की शुरुआत करी थी। तो बनाया तो 3 जून को जाता है, हमें पता ही है आज मनाया जा रहा है। 2018 से ही लगभग फैशन आई है दोस्तों बाइसिकल चलाने के फिर से, तो यह दिवस मनाया जाता है। 2017 में मैसूर साझे की साइकिल प्रणाली ट्रिन की शुरुआत करने वाला पहला शहर बना। दोस्तों देखो, हमारे इंडिया में साझे की साइकिल प्रणाली का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि कहीं कोई गार्डन है, वहाँ पे एक एजेंसी है, उसने एक साथ साइकिल रख ली 100। ठीक है, अब जैसे कि ठीक है, हमें साइकिल क्यों चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जब हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो उस टाइम हम साइकिलिंग कर ले, है ना। या फिर हम गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो हमने साइकिलिंग कर ली आधे घंटे, इससे क्या हो जाएगा, सारे शरीर की हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, और करते भी हैं मोस्टली लोग, है ना। और आजकल तो मतलब मतलब हम जहाँ रहते तो हमारे हॉस्टल में मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी के लिए जो पहले बाइक यूज़ किया करते थे, वो ज़्यादातर बाइसिकल यूज़ करने लगे थे, बिकॉज ऑफ क्योंकि शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। अपन सारे घंटे मतलब लाइब्रेरी में जाके अपन क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं 7 8 9 10 घंटे लगातार। तो अगर जाते और आते टाइम हम अगर बाइसिकल लेके जाते हैं तो कम से कम इससे तो पर्यावरण मतलब हमारे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा बॉडी भी सही रहती है। और ऊपर से आपको दोस्तों पता ही है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है ना, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते बाइसिकल में, बस एक बार ख़रीदने के पैसे लगते हैं, बाकी तो इतना कोई खर्चा भी नहीं होता है ना। और शरीर के लिए इतनी अच्छी, पर्यावरण के लिए इतनी अच्छी, तो क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी हमारे बड़े बड़े शहर है ना, उसमें फिर से मतलब हम अपना जयपुर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारी राजधानी है, फिर से फैशन आई है। तो ये क्या करती है एजेंसियाँ, मतलब कोई भी शॉप, एजेंसी, कुछ भी बोल दो आप, कि उसने 100 साइकिल खरीद के रख ली। अब दोस्तों आजकल चल रही है इलेक्ट्रिक साइकिल, तो इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत दोस्तों शुरू होती है 15-16 हज़ार से। ठीक है, 15-16 हज़ार से शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक साइकिल, और बड़ी शानदार आती है, चलाने में भी स्मूथ आती है। और अगर हम थक जाते हैं पैडल मारते मारते तो ऑटोमेटिक चलती है ना, और कोई वेस्टेज नहीं है, पर्यावरण को नुकसान तो जैसे होता ही नहीं है, तो बड़ी ही शानदार आती है ना। तो दोस्तों वो साइकिल अगर हम खरीदने जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने साइकिल ले ली, रखने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरा कि हम डेली, मतलब सबकी इतनी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है कि डेली कोई जा भी नहीं रहा है। मतलब ठीक है, हम जा रहे हैं 2-3 दिन से घूमने, एक दिन जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, चलो डेली जा रहे हैं, महीने भर तक घूम लिया, फिर बोर हो गए, फिर छोड़ दिया, फिर घूम लिया, फिर बोर हो गए, फिर छोड़ दिया, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम है ना, ऐसी कोई चीज़ हो जो वहाँ पे जाके ही क्यों नहीं हमें गार्डन में ही साइकिल मिल जाए। तो जी बिल्कुल ऐसा होता है, इसे ही बोलते हैं साझे की साइकिल प्रणाली।
कि वहाँ पे ही कुछ साइकिल मतलब कुछ मतलब एजेंसी टाइप होती है, वहाँ पे साइकिल्स रखी होती है, हमें उनका रेंट चुकाना पड़ता है कि हमें आधा घंटे के लिए जितनी भी देर के लिए वो देते हैं उनका फिक्स्ड प्राइस होता है, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद में हम आराम से साइकिलिंग की हमने और वापस उनको सौंपी और आ गए, है ना। तो ये कितनी अच्छी प्रणाली है, ना तो हमें साइकिल खरीदनी पड़ी, है ना, और ऊपर से हमारी एक्सरसाइज भी हो गई और रखने का भी झंझट नहीं हुआ, सब कुछ हमने वहीं पे कर लिया। तो दोस्तों यह चीज़, इसको नाम दिया था ट्रेन ट्रेन सेवा, है ना। तो ट्रेन ट्रेन सेवा हमारे मैसूर शहर में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2017 में, और ये देश का पहला शहर बना था ऐसा करने वाला, है ना, कि ऐसा भी हम ऐसी चीज़ भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इंडिया भी कोई कम नहीं है ऐसी चीज़ों में, है ना। अच्छा इनोवेशन लगा मुझे ये। अपने जयपुर में भी अब तो बहुत होता है ऐसा सारा, मतलब कितनी सारे मतलब कितनी सारी जगह पे होता था पहले, लेकिन अब बहुत कम जगह हो रहा है, क्योंकि अब तो आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़ा वैसे फैशन कम हो गई, लेकिन बीच में से तो बहुत फैशन थे। अगर हम सेंट्रल पार्क जाते हैं जयपुर के, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब ज़्यादातर लोग उधर उधर वाले एरिया में ज़्यादातर लोग साइकिलिंग करते हैं सुबह सुबह और शाम को। शाम को तो फिर भी ट्रैफिक रहता है, कम करता है। अगर सुबह सुबह हम देखते हैं 5 से 6 या 7 के बीच में बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, ना। ये पर्यावरण इको फ्रेंडली भी होता है और शरीर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अगर बात करें दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साइकिल बनती कहाँ है, तो दोस्तों पंजाब में बनती है अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिल, और लुधियाना को उसका हब माना जाता है, और भारत की 80% साइकिल लुधियाना में ही बनती है। तो यह भी एक अच्छा फैक्ट लगा मुझे, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पता था कि लुधियाना में इतनी ज़्यादा साइकिल बनती है। तो भारत की 80% साइकिल अकेले हमारे पास वाले स्टेट पंजाब के लुधियाना में मिलती है। अपन से कोई दूर थोड़ी है पंजाब, है ना। तो यहाँ पे बनती हैं। तो अगर हब बोला जाए हमारे यहाँ पे साइकिलिंग का, साइकिल बनाने का, तो कौन है? लुधियाना, पंजाब, ठीक है। वर्ष 2020 में भारतीय साइकिल उद्योग की विकास दर 20% आकी गई, जबकि गत वर्ष यह है 7% ही रही। तो दोस्तों आपको पता है कि 20 और मतलब अभी ठीक ठाक, जैसे 19-20 में अच्छी साइकिल खरीदी भी गई, क्योंकि मैं बोल मतलब हम सबको ही पता है वापस से फैशन लौट आई है साइकिलिंग की। तो मतलब बहुत अच्छे से साइकिल खरीदी गई और 20% वृद्धि आई थी इस उद्योग में। लेकिन गत वर्ष दोस्तों अगर 20 और 21 की बात करते हैं तो 7%, बिकॉज आप सबको पता है कोरोना की वजह से हम घरों में कैद हो गए थे, हमें मॉर्निंग वॉक ही नहीं करने दी जा रही थी, तो साइकिलिंग तो अपन कहाँ ही कर पाते हैं ना। तो इस वजह से फिर से इसकी थोड़ी सी ग्रोथ में कमी आई है। लेकिन आई होप लोग समझदार होने लगे हैं, पर्यावरण के प्रति भी अब हम जागरूक होने लगे हैं। तो जैसे ही अब लॉकडाउन वगैरह खुलता है और लाइफ जैसे बैक टू द ट्रैक आती है, तो फिर से साइकिलिंग में इस उद्योग में वृद्धि हो जाएगी। अगर इसकी थीम अगर देखें तो इसकी थीम है दोस्तों टू एक्नॉलेज द वर्सेटिलिटी ऑफ साइकिल, है ना। साइकिल की जो वर्सेटिलिटी है, साइकिल सिर्फ कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ही नहीं है, और भी साइकिल के कितने सारे उपयोग हैं। हम जिम में जाके साइकिलिंग करते हैं, वहाँ जाके, है ना, बैठे बैठे हम सब देखते भी हैं, जो लोग जिम यूज़ करते हैं वो जाते भी हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जाके साइकिलिंग करो, इससे अच्छा है ना आप जिम जाते हो और आते टाइम वैसे ही साइकिल चला लो, साइकिल लेके ही चल जाओ। जिम में तो आप जा रहे हो गाड़ी से, ऑडी से, बाइक से, और वहाँ पे जाके आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो वहाँ से अच्छा है ना आप घर से ही, आप घर से 5-10 किलोमीटर 2 किलोमीटर जिम है तो उसमें चला के जाओ ना साइकिल, तो आधी एक्सरसाइज तो आपकी वहीं हो जाएगी, है ना। तो साइकिल का एक फर्स्ट उपयोग तो जाने आने का हो गया। दूसरा उपयोग दोस्तों पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है ना। तो दूसरा उपयोग वो हो गया। तीसरा उपयोग दोस्तों इको फ्रेंडली होती है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, तो वो भी हो गया। और बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को रोजगार देने का भी काम करती है, क्योंकि साइकिल अगर बिकेगी तो बनेगी, और बनेगी तो बहुत सारे छोटे छोटे जो MSMEs हमारे हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें एक साइकिल हमें दे रही है, तो यही इसकी थीम रखी गई है, टू एक्नॉलेज द वर्सेटिलिटी ऑफ साइकिल। तो दोस्तों कितने प्यारे प्यारे से फैक्ट हमने जाने साइकिल के बारे में, कि 3 जून 2018 से यह दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। हमारे यहाँ पे ही साझे की साइकिल प्रणाली मैसूर में ट्रिन ट्रिन नाम से शुरू की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा साइकिल लुधियाना में बनती है, 80% साइकिल यहाँ बनती है, ठीक है। वर्ष 2020 में भारतीय साइकिल उद्योग की विकास दर 20% से तो थोड़ी कम हो गई इस साल, और थीम है टू एक्नॉलेज द वर्सेटिलिटी ऑफ साइकिल। तो आप लोग बताइए दोस्तों, हमारे परिवार में से कितने लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं? मतलब अपना जो ये द सक्सेस फैमिली यूट्यूब फैमिली है, इसमें हम कितने सारे लोग, आप कितने सारे लोग साइकिल यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के उद्देश्य से, मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए आप घर में साइकिल है और दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार आप साइकिलिंग ज़रूर करते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का हिसाब मांगा है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मेंस में तो आने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो कि पेपर शायद नहीं पढ़ना हो या कम पढ़ना हो, तो हमें हमारे आसपास की चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। और बाकी हम इसे कई तरह के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो मैं आपको एक बार पर्सन पढ़ लूँ, आंसर पढ़ दूँ, फिर बाद में बताऊंगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। किस चीज़ के लिए मांगा है? कोरोना रिलेटेड वैक्सीनेशन के बारे में दोस्तों बहुत कम जानकारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में कहा है केंद्र सरकार को कि आपको इन सब चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा आम बजट में वैक्सीन की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है। आम बजट में दोस्तों जो केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए रखे थे कोरोना के खर्च के लिए, ठीक है। तो वो 35,000 रुपये का एक एक पाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है कि आप कह रहे हो 35,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हम वैक्सीन खरीदने के लिए, लगाने के लिए, बनाने के लिए, इस हिसाब मांग रहा है इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से अब तक तीनों वैक्सीन के लिए कौन कौन सी तारीख पर कितने ऑर्डर दिए गए हैं, जो 3 वैक्सीन हमारे यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि भारत बायोटेक की जो बन रही है, और इसके अलावा कोविशील्ड, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और एक हम अभी स्पुतनिक है ना, स्पुतनिक है। तो इन तीनों वैक्सीनों के लिए कितने कितने ऑर्डर किस किस टाइम पे दिए गए हैं, कितनी संख्या में वैक्सीन खरीदी जा रही है, अब तक कितनी वैक्सीन आ चुकी है और कितने की ऑर्डर दे चुके हैं, और किस किस तारीख को वैक्सीन की कौन कौन सी सप्लाई प्राप्त हुई, मतलब एक एक चीज़ की डिटेल इन्होंने मांग ली है। वैक्सीन खरीद की शुरुआत में 2 कंपनियां सीरम और भारत बायोटेक ही थी। फिर खरीद नीति में किस प्रकार की प्रीफिक्स्ड प्राइस को अमल में लाया गया? शुरुआत में यही तो बोला गया था कि भाई सीरम की तो है कोविशील्ड और भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारी घरेलू कंपनियां ही थी, वैसे तो भारत बायोटेक तो हमारी है ही अपनी, और सीरम भी अब तो अपने यहाँ पे ही तो प्रोडक्शन कर रही थी। तो फिर आपने दोस्तों जो तीसरी कंपनी का ऑर्डर दे दिया, और अब वैक्सीन की प्राइस प्री फिक्स्ड कर दी कि भाई ये वैक्सीन इतने में मिलेगी, ये वैक्सीन इतने में मिलेगी, और केंद्र सरकार को सस्ती मिलेगी, राज्यों को महंगी मिलेगी। तो ये किस लेवल, मतलब क्यों कर रहे हो और क्या क्या समझ के कर रहे हो, इसका जवाब भी मांगा है कि प्री फिक्स्ड प्राइस क्यों लाए हो आप, ठीक है। और देश में खरीदी गई वैक्सीन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दाम है, कि आप जो वैक्सीन खरीद रहे हो, आपने जो वैक्सीन खरीदी है, कोविशील्ड खरीदी है जैसे, तो उसके आपने किस दाम पे खरीदी है और विश्व में उसके क्या दाम चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी राज्य ने केंद्र सरकार ने पूछी है। और अब तक कितने लोगों को पहली और दूसरी डोज, यहाँ पे डोज नहीं है, डोज लग चुकी है, और तीनों चरण में अब शेष लोगों को किस प्रकार से टीका लगाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है टीकाकरण की गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो इस दर से अगर हम टीकाकरण करते रहे तो 3 साल में ही टीके नहीं लगेंगे। तो सरकार का लक्ष्य यही है कि 1-1.5 साल में सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाए। तो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अब तक कितने लोगों को तो टीके लग चुके हैं ये बताइए, और कितने बचे हुए हैं ये भी हमें बताइए, और जो बचे हुए हैं उनका क्या आपने प्लान बना रखा है कि किस तरह से उनके टीके लगाए जाएंगे, ये भी हमें बताइए, ठीक है। और साथ ही इसमें कितनी फीसदी ग्रामीण आबादी को टीका लग चुका है, ग्रामीण आबादी के मतलब सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो गाँवों में, है ना, वो भी हमें बताइए। यह सभी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए हैं, जिनकी अगली सुनवाई 30 जून को होनी है, और सरकार को इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो 30 जून को दोस्तों फिर से सुनवाई होगी, जिसमें सरकार को इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात यह है कि देखो, एक तो प्रश्न यहाँ पे बनाने का मतलब ये था कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे लोकतंत्र इतना पावरफुल है। हमारे यहाँ पे कानून बनाने की और ख़त्म करने की शक्ति दोस्तों 2 ही लोगों के पास में, एक तो संसद के पास में और एक सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। तो दोस्तों संसद कोई कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट तो कानून बनाता नहीं है, संसद कोई कानून बनाती है। और संसद अगर खराब कानून बना दे, मतलब कि ऐसा कानून जो विधि के असंगत हो या किसमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा, तो या तो संसद उसे रद्द कर देगी अपने स्तर पे, है ना, या फिर अगर संसद रद्द नहीं करती है तो फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट निकल के, और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है, या फिर संविधान की मूल प्रस्तावना से या फिर मूल ढांचे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा और उसे रद्द कर देगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई।
अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारा संसद और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों दोनों में इतना मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ हम जी रहे हैं कि अगर संसद ने खराब काम कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट पे भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का काम संसद तो करता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद का दबाव भी रहता है उन पे, है ना। तो दोस्तों ऐसी देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे इतनी संतुलित सी व्यवस्था चल रही है। हालांकि बहुत बार खींचतान के मुद्दे भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये शिकायत करता है कि हमारे पे मतलब जो सरकार है वो एक्स्ट्रा दबाव डालती है, और सरकार ये बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो कानून व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्ती का हस्तक्षेप कर रहा है। तो न्यायिक जो बोलते हैं ना इसको, न्यायिक सक्रियता वाला मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो भी ये मुझसे पूछा भी गया था कि न्यायिक सक्रिय क्या होती है ना, और क्या न्यायिक सक्रियता अच्छी है, और आप किस तरह से इसे बताना चाहोगे कि न्यायिक सक्रियता सरकार मतलब किन किन मुद्दों में एग्जाम्पल देके समझाइए। तो यही चीज़ मैंने आपसे यहाँ बताने की कोशिश करी है दोस्तों। न्यायिक सक्रियता ही बोलते हैं क्या उस टर्म को? पुनर्विलोकन तो देखो न्यायिक पुनर्विलोकन तो होता है कि अगर संसद कोई कानून बना देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उपरोक्त बनाया गया कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का पुनर्अध्ययन करे, और अगर गलत लगता है तो उसे रद्द करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है। तो यह तो है न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ संसद के मामले में प्राप्त है, बल्कि खुद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस निर्णय से जिस पक्ष के साथ में जो फैसला मतलब जो न्याय होना चाहिए था कहीं ना कहीं न्याय नहीं हुआ है, तो अपने द्वारा सुनाए गए फैसले का भी पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो जब भी आप न्यायिक पुनर्विलोकन की परिभाषा दोगे, दोनों स्तर पर दोगे, संसद के भी और स्वयं के फैसले भी, ठीक है, दोनों स्तर पर न्यायिक पुनर्विलोकन लागू हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। तो न्यायिक सक्रियता दोस्तों एक तरह का दर्शन होता है जिसमें आजकल जो न्यायपालिका है जो अपने पुराने जो नियम और कानून होते हैं या परंपराएं होती है उनसे आगे बढ़कर लोकहित में कार्य कर रही है। किस तरह से? जिस तरह से दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे पटाखे बैन करने हैं तो सरकार कभी पटाखे बैन नहीं करती है। यहाँ पे कौन निकल के आता है? सुप्रीम कोर्ट निकल के आता है। सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार को ये लगता है कि हम पटाखे बैन कर देंगे तो एक विशेष जो धर्म के लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे कि आप तो हमें त्यौहार ही नहीं बनाने दे रहे हैं ना, तो सरकार नहीं करेगी। कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा, ठीक है, बीच में। तो ये क्या हो गई? न्यायिक सक्रियता हो गई। पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आजकल जो हमारे चीफ जस्टिस है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो इतनी सक्रिय हो गई कि उन्हें पता है भाई पर्यावरण संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एन्जॉयमेंट अलग है। तो आप एन्जॉयमेंट करो लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दे दी तो वो कानून के बराबर ही माना जाता है, उसकी पालना कानून के बराबर ही होती है। इनडायरेक्ट शब्दों में वो एक कानून ही बन जाता है ना। तो ये क्या हो गई? ये न्यायिक सक्रियता हो गई। अभी जैसे कि बंगाल में या फिर कितनी सारी जगह चुनाव चल रहे थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम लोग तो खुलेआम कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हो, केसेस बढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला कि सरकार क्या बदतमीजी कर रही है, कानून मतलब चुनाव पे रोक लगाई जाए, रैलियों पे रोक लगाई जाए। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं, चुनाव आयोग सिर्फ देख रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के डांट के पश्चात जो चुनाव आयोग है उसने तुरंत एक्शन लिया ना वहाँ पे। तो ये क्या हो गई? ये न्यायिक सक्रियता हो गई। तो न्यायिक सक्रियता एक दर्शन हो गया जिसमें जो न्यायपालिका है वो अपने पुराने रीति रिवाज, नियम और परंपराओं से आगे बढ़कर जनहित में कार्य करती है, और उन क्षेत्र में भी कार्य करती है जहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं कार्य करने में विफल हो जाती है या कम सक्रिय होती है, क्योंकि सरकार पे जनता का दबाव भी होता है। लेकिन न्यायपालिका, सरकार को वोट भी लेने होते हैं, लेकिन न्यायपालिका इन सभी प्रेशर से ऊपर होती है और सद्भावना के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है। तो दोस्तों हमारा ये जो 35,000 करोड़ वाला जो प्रश्न पूछने का हक है दोस्तों, इसे भी तो हम न्यायिक सक्रियता में ले सकते हैं। एक आप एग्जाम्पल इसे भी तो दे सकते हो कि न्यायिक सक्रियता का ही मुद्दा है। नहीं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब है सरकार कितनी वैक्सीन मंगवा रही है, नहीं मंगवा रही। अभी क्या हो रहा है कि राज्यों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है ना, बहुत सारे राज्यों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि
सरकार ने क्या बोला है कि 44 से ऊपर वालों को तो केंद्र सरकार वैक्सीन लगा रही है ना। अब 18 से 44 वालों के लिए निश्चित कर दिया गया कि वैक्सीन लगाओ भाई, 18 से 44 वालों को सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या बोला, राज्य अपने अपने स्तर पर देख लें और खुद खरीदे वैक्सीन और खुद लगाएं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब दोस्तों राज्यों के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहले बात तो 18 से 44 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग हैं, उसके मुकाबले लगभग दुगने लोग हैं 18 से 44 वाले। पहला मैटर तो ये। दूसरा मैटर ये कि राज्यों के पास में इतना बजट है ही नहीं, राज्य पहले से कंगाल हो चुके हैं, बिकॉज जीएसटी वाली प्रॉब्लम पहले से हो चुकी है। जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति देनी थी वो भी पूरी नहीं दी गई है इन लोगों को, और ऊपर से दोस्तों इतने सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, राज्यों के पास अभी बजट नहीं है ना, बहुत कम बजट है, ठीक है। तो दूसरी बात पैसों की कमी। तीसरी बात दोस्तों कोविशील्ड का जैसे दाम अगर केंद्र सरकार के लिए 600 रुपये है ना, तो राज्य सरकार के लिए वो 1200 रुपये है। तो ये दाम अलग अलग है। तो राज्य सरकार बोल रही है कि ठीक है भाई तुम वैक्सीन मत लगवाओ, लेकिन कम से कम तुम हमें खरीद के तो दे दो, ठीक है। तो तुम अपने पैसे मत करो, लेकिन तुम्हें सस्ते मिल रही है यार वो वैक्सीन, हमें तो महंगी मिल रही है। तो हमें 1200 रुपये की मिल रही है, तुम्हें 600 रुपये की मिल रही है, तो यार तुम ही खरीद के दे दो ना, हम तुमसे खरीद लेंगे भाई। ऐसा ही तो होता है, जैसे कि कोई गाँव में सरपंच है, ठीक है, सरपंच की बहुत ज़्यादा पहचान है, ठीक है। तो सरपंच को जैसे कोई वैक्सीन वाले से पहचान है, उसको वैक्सीन 300 रुपये में दे रहा है कोई मेडिकल वाला, और हम जा रहे हैं मान लो हमें 600 रुपये में दे रहा है। तो हम सब गांव वाले मिलकर सरपंच जी के पास जाएंगे, सरपंच जी आप सारे गांव के लिए वैक्सीन मंगवा दो, क्योंकि आपको सस्ती दे रहे हैं, आपकी जान पहचान है ऊपर तक, और हम आपको उस वैक्सीन के पैसे दे देंगे क्योंकि हमें वो वैक्सीन महंगी दे रहे हैं। तो सरपंच मंगवाए के देगा ना, कि भाई अच्छा होगा तो मंगवा के देगा। तो यही सेम चीज़ हो रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो दोस्तों ये उठापटक इतने दिन से चल रही है कि राज्य सरकार रिक्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मान नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी जगह रिट वगैरह दायर की गई कि वही सुप्रीम कोर्ट में गए, कभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो लास्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य वगैरह ये सब मिलके गए हैं कि भाई ये मतलब इसीलिए ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मिलजुल के इसीलिए सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है। और एक और चीज़ हो रही है दोस्तों, हमारा जो आरटीआई कानून है ना, आरटीआई राइट टू, आरटीई नहीं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो इसके तहत हम कोई भी सूचना मांग सकते हैं। अब हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, मतलब 2-3 बार आ गई एडिटोरियल, मैं आपको हर चीज़ नहीं पढ़ा सकती इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं, कि उसमें क्या है कि आरटीआई का मतलब कल के पेपर में, बिकॉज सरकार के अभी 7 साल हुए हैं ना, जो मोदी सरकार के, मतलब अभी कितने साल हुए हैं, 7 ही हुए हैं एग्जैक्टली, मतलब पहले भी आई थी, आई डोंट नो, लेकिन 7 साल ही मुझे याद आ रहे हैं, है ना, जितने भी साल हुए हैं। तो सरकार अपनी जैसे कि मतलब किसी जैसे अपनी राजस्थान सरकार के, अभी गहलोत सरकार के 2 साल हुए थे, तो 2 साल में सारी योजनाएं वगैरह बताई थी ना कि हमने 2 साल में क्या किया, तो ऐसे ही मोदी सरकार अभी बता रही है कि हमने इतने सालों में क्या किया। तो दोस्तों हिंदू आता है, तो हिंदू ज़्यादातर मतलब मोदी सरकार या भाजपा या कांग्रेस कोई भी हो, है ना, हिंदू ज़्यादातर दोस्तों कमियां ही निकालता है ना, मतलब एक जो असली जो मूल्यांकन होता है ना, वो हिंदू वाले ही करते हैं ना, उससे मतलब नहीं है कि भाजपा है या कांग्रेस है, कोई भी हो वो सबका करते हैं। तो दोस्तों उसमें मतलब कितनी बार ये लेख आ गए कि जो आरटीआई है ना, इनका पिछले 7 सालों में जितना उल्लंघन हुआ है ना, उतना कभी भी नहीं हुआ। मतलब आरटीआई बना तो दिया गया, हमें बोल तो दिया गया कि भाई तुम्हें हम राइट टू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये तुम्हारे मूल अधिकार के बराबर अधिकार होगा, तुम चाहे जो इन्फॉर्मेशन लो, है ना। लेकिन जितनी एप्लीकेशन हमारी इन 7 सालों में रिजेक्ट हुई है, हम कोई भी सूचना मांग रहे हैं, वैक्सीनेशन की भी सूचना मांगी गई थी, आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री फंड है, पीएम केयर फंड है, उसकी भी सूचना मांगी गई थी, सब कुछ के लिए मना कर दिया गया। अभी वैक्सीन की भी मांगी गई थी कि जो वैक्सीन का जो 2 ट्रायल हो चुके थे, 3rd ट्रायल के डाटा इनको पब्लिश करने थे पब्लिक डोमेन में, लेकिन इन्होंने अब तक पब्लिश नहीं किए। तो एक आरटीआई वहाँ भी लगी थी कि वैक्सीन के डेटा बताइए कि 3rd ट्रायल कर लिया है क्या, और कर लिया तो कितने % लोगों पे सफल रहा। तो इस चीज़ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी मना कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि पेपर में आया था ऐसा हिंदू में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हिंदू में आई थी, तो ये उसमें ये बोला गया था कि भाई आरटीआई का इतना ज़्यादा उल्लंघन हुआ है, उतना भी कभी नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं जो सहकारी संघवाद की हमारी भावना है, जो राज्यों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सारे एक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो
वैक्सीन वाली हमने बोली है, तो ये वैक्सीन वाली दोस्तों अब इसका जो फैसला आना है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं यही आएगा कि भाई आप कोऑपरेशन के साथ काम करो, राज्यों को भी मदद करो जितनी हो सकती है। वैसे केंद्र सरकार कर भी रही है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मदद की जिस भी ज़रूरत है। अब एक साथ सारी परेशानियाँ आ गई, कभी देखो वैक्सीनेशन वाली कोरोना वाली चल ही रही थी, कभी यास चक्रवात आ जाता है, तो कभी कोई सा आ जाता है, तो उससे क्या होता है, यास चक्रवात में भी अब ओडिशा और बंगाल इतना ज़्यादा हर्जाना मांग रहे हैं कि अब चलो केंद्र सरकार के पास भी इतने कितने एक पैसे हैं, वो कितने एक दे देंगे, है ना, दे रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है क्योंकि हालत सबकी ख़राब है। ठीक है, तो वो सिचुएशन दोस्तों अंत में प्रभाव पता है किस पे पड़ता है, प्रभाव पड़ता है हम लोगों पे। इनका कुछ नहीं जाता, ये हमारे ही पैसे हैं, हमसे ही ठगते हैं। अब क्या कर रखा है, पेट्रोल और डीजल के भाव आप देख रहे हो 100 तक चले गए हैं। अब पेट्रोल और डीजल का अगर वास्तविक मूल्य, इसका भी एक एडिटोरियल आया था कल परसों हिंदू में, कि वास्तविक मूल्य देखिए जहाँ से पेट्रोल आता है ना, वो जब हमारे आता था कितना था, उसमें 57 पर बैरल, या जैसे भी आता है वो, पर जैसे भी आता है, तो उसका वास्तविक मूल्य 57 रुपये था। जैसे हम सऊदी अरब या ईरान से पेट्रोल खरीद के ला रहे हैं, तो वहाँ से उसका मूल्य 57 रुपये था। ठीक है, पहले ये बात है 2012 या 13 की। ठीक है, अब 57 रुपये पे दोस्तों फिर क्या होता है, डीलर का टैक्स जुड़ता है, फिर केंद्र सरकार का जुड़ता है, फिर राज्य सरकार का जुड़ता है, फिर वो टैंकर वगैरह लाते हैं उनका खर्च जुड़ता है, और वो जुड़ते जुड़ते जैसे कि उस टाइम पे 57 रुपये में जब पेट्रोल आ रहा था, तो हमारे यहाँ पे 70-72 रुपये पर लीटर पेट्रोल हमें मिल रहा था। जब 57 रुपये पर लीटर हम खरीद रहे थे 12-13 में, तो हमें इतना मिल रहा था। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि विश्व स्तर पर पेट्रोल की कीमत गिर गई है, अभी वो पेट्रोल की कीमत 37 या 38 इतने रुपए पर लीटर के लगभग आ रहा है, और हमें पेट्रोल कितना मिल रहा है, 100 रुपये, लगभग 100 रुपये के आसपास मान लो इतना मिल रहा है। तो दोस्तों वास्तव में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो फिर हमारे पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ गई भाई साहब। ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार जैसे पहले 12% टैक्स लगा रही थी, अब ये 30% टैक्स लगा रही है, लगभग बोल रही हूँ मैं, सही मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग बता रही हूँ कि ये जो कीमतें कम हुई है ना, जिसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, ये सरकार अपने जेबें भर रही है, फिर कहती है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अब भाई साहब आप पेट्रोल के दाम महंगे करोगे, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बड़े लोग यूज़ करते हैं, अमीर लोग यूज़ करते हैं, क्यों भाई, एक ठेले वाला है बेचारा, जो ठेले वाला अगर मोटरसाइकिल के पीछे एक ठेला लगा के गांव में सब्जी बेचने जाता है, वो पेट्रोल यूज़ नहीं करता है। किसान अपना ट्रैक्टर लेके खेत में मतलब खेत जोतने जाता है, वो पेट्रोल यूज़ नहीं करता है, तो उसका मूल्य किस पे पड़ेगा अंतिम रूप से। दोस्तों हमारा कोई चीज़ें सप्लाई हो रही है ट्रक से, तो अगर ट्रक में पेट्रोल डलता है, तो ट्रक का मूल्य ज़्यादा होगा, तो उसकी कीमत लास्ट में किसको भुगतनी पड़ेगी, आम आदमी को। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना, कि पेट्रोल तो महंगे लोग यूज़ करते हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए हमने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं हम लोगों पे, आम जनता पे आती हैं। पार्टियां सारी एक जैसी होती हैं, मुझे कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, ना मैं किसी का पक्ष लेती हूँ, सारी एक जैसी होती हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरती है, और हमारी हालत होती जाती है खस्ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। भारत में दोस्तों एक एक्ट्रेस है जिसने 5G लाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है, तो थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए बस। वो जूही चावला जी है, हो सकता है कभी एग्ज़ाम में या ना हो, एग्ज़ाम में तो क्या आएगा, लेकिन वैसे ही जानकारी के लिए, उन्होंने जो हमारे अभी 5G आने वाला है दोस्तों, 5G पहला ऐसा स्पेक्ट्रम है जो हम विश्व के साथ में लॉन्च कर रहे हैं। पहले क्या होता था, विश्व में 2G कब का ही आ गया, हमें 10 साल बाद में आ रहा है, विश्व में 4G कब का ही आ गया, हमारे 10 साल बाद में आ रहा है। पहली बार हम विश्व से कदम मिला के चल रहे हैं, और 5G जो विश्व में जब लॉन्च होगा तभी इंडिया में लॉन्च होने वाला है ना, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जूही चावला जी कह रही है कि 5G इंडिया के लिए ठीक नहीं है, और क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ये नागरिक वनस्पति और जीवों पर इसमें विकिरण रेडिएशन फैलता है, और इससे हमारे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, जिस भी कोर्ट में इनकी याचिका चल रही थी, उन कोर्ट ने भी बोल दिया है कि मुझे लग रहा है मजाक ज़्यादा हो रहा है, टाइम पास जैसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम देखेंगे, अभी तो पहली बार सुनवाई हुई है, तो उसमें भी मजाक जैसा ही बना है जूही चावला का, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं, उनके मुद्दे में दम है नहीं। ठीक है, तो भाई अगर उनको रेडिएशन का ही डर लगता है, तो रेडिएशन तो 4G में भी होता है, 2G में भी होता है, तो फिर आप वो भी यूज़ मत करो। मतलब हम दुनिया के साथ चलना भूल जाएं क्या अगर रेडिएशन हो रहा है तो। और बहुत रेडिएशन की जो बात है वो असली भी नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तो बोला है कि कुछ रेडिएशन होता ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ आए हैं कि इनसे नहीं होता है रेडिएशन इतना, जितना हम कहते हैं कि इनसे रेडिएशन होता है, तो इतना कोई फ़र्क इनसे पड़ ही नहीं रहा, और ये शायद हो भी सकता है दोस्तों। पब्लिक मतलब
पब्लिसिटी का एक मुद्दा भी हो सकता है, कई लोग ऐसा करता भी रहते हैं। एक दोस्तों बायो मिल्क लॉन्च हुआ है, तो ये बायो मिल्क क्या है, तो वॉशिंगटन में दोस्तों, अमेरिका में जो वॉशिंगटन है वहाँ पे 2 महिला वैज्ञानिक थी, एक तो लैला स्ट्रिकलैंड और मिशेल गिगेर। वो दुनिया में पहली बार प्रयोगशाला में माँ का दूध बनाया है, जिसे उन्होंने बायो मिल्क का नाम दिया है। जैसे माँ का दूध होता है ना, जो कि बच्चे के तुरंत बाद में हम बोलते हैं कि पहले बार माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए, तो कई बार क्या होता है किसी किसी बीमारी की वजह से माँ का दूध नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो उस वजह से क्या होता है वो बच्चे फिर सारी ज़िंदगी कमज़ोर रह जाते हैं ना, क्योंकि माँ का पहला जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत अमृत के बराबर होता है, लेकिन वो कई बार नहीं मिल पाता माँ में कई चीज़ों की कमी होने की वजह से। तो फिर उसके लिए दोस्तों ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दोनों ने वैसा ही सेम दूध बनाया है, जिसे इन्होंने बायो मिल्क का नाम दिया है, और ये उन्होंने प्रयोगशाला में बनाया है। इसमें माँ के दूध के समान ही गुण होंगे तथा 3 साल के अंदर यह बाजार में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी इन्होंने बनाया है, 3 साल में यह मार्केट में आ जाएगा, और सेम वही गुण होंगे जो माँ के दूध में होते हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार माँ के दूध में पाए जाने वाले सैकड़ों प्रोटीन जैसे कि फैटी एसिड्स होते हैं, और अन्य चीज़ें जो प्रचुर मात्रा में रहती हैं, उससे भी ज़्यादा पोषक तत्व है दोस्तों, उनसे भी ज़्यादा, जितने माँ के दूध में रहते हैं उनसे भी ज़्यादा प्रोटीन के, मतलब ये दावा कर रहे हैं कि उनसे भी ज़्यादा तत्व इसमें होंगे, पोषक तत्व इसमें होंगे। और नवजात के जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। कई बार ऐसी टर्म पूछ ली जाती है दोस्तों एग्जाम में, तो जो पहली बार दूध होता है माँ के बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एक तो ये टर्म आप याद रख लेना, और एक दो चीज़ें और थी इसमें। हाँ, बेटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण इस दूध का रंग पीला या संतरी मतलब संतरे का जूस होता है वैसा टाइप होता है। तो वो क्यों होता है दोस्तों, हम मतलब सुनते हैं ना माँ का गाढ़ा पीला दूध, तो वो क्यों होता है, बीटा कैरोटीन की दोस्तों उसमें बहुत अधिकता होती है, इसकी वजह से दोस्तों उसका रंग पीला और संतरी होता है। और इस दूध से बच्चे को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम जैसे कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। यह बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली कोशिकाओं का निर्माण करता है, साथ ही बच्चे के शरीर में बिलिरुबिन को निकालकर पीलिया होने से भी बचाता है। तो जिस बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिल जाता है दोस्तों, उसमें बिलिरुबिन निकाल देता है ये, है ना, और बिलिरुबिन कम हो जाने की वजह से बच्चे को पीलिया नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, और WHO के अनुसार जन्म के पहले घंटे से लेकर 6 माह तक माँ का दूध ही बच्चे को आहार के रूप में दिया जाना चाहिए। यहाँ तक WHO ने भी प्रूफ कर रखा है कि 6 माह तक माँ का दूध ही, गाढ़ा जो दूध होता है पहला, वो ही बच्चे को पिलाया जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी चीज़ें बायो मिल्क जैसे हो गया ना, ऐसी चीज़ें साइंस में पूछ ली जाती है, करंट में जो चलती रहती है, तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाते हैं। बायो मिल्क वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रख लेना बायो मिल्क क्या होता है, या फिर हो सकता है इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाए। ठीक है, 22 डिग्री गोलाकार प्रभामंडल क्या होता है, तो अगर आपने पेपर पढ़ा है तो ये नाम आपने भी सुना होगा, 22 डिग्री गोलाकार प्रभामंडल। दोस्तों हमारा जो सूर्य है ना, बेंगलोर में एक घटना घटी, सूर्य है और सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष का ऐसे गोला सा बन गया। इंद्रधनुष क्या मतलब, एक बिल्कुल लाइट सी और बिल्कुल गोल ऐसे, है ना, वो बन गया, तो उसे बोला गया है 22 डिग्री गोलाकार प्रभामंडल। अभी बेंगलोर की घटना है, कल या परसों में ही घटी है ये। और इससे पहले भी दोस्तों तेलंगाना में बुधवार को सूर्य के चारों ओर एक इंद्रधनुषी रंग के वलय की दुर्लभ घटना देखी गई, जो पिछले हफ्ते बेंगलुरु में भी देखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह ये घटना हुई है। प्रकाश के फैलाव के कारण होने वाली दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना को, दोस्तों ये प्रकाश ही होता है जो फैल जाता है, और ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना को 22 डिग्री गोलाकार प्रभामंडल कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर लगभग 22 डिग्री के स्पष्ट त्रिज्या वाले वलय के रूप में होता है। 22 डिग्री की त्रिज्या लेकर जो वलय खींचते हैं ना दोस्तों, इसकी चौड़ाई लगभग उतनी होती है, इसलिए इसे 22 डिग्री गोलाकार प्रभामंडल कहा जाता है। यह चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देने पर इसे मून रिंग या फिर विंटर हेलो कहते हैं। दोस्तों यह सिर्फ सूर्य के ही नहीं होता है, कभी कभी चंद्रमा के चारों ओर भी ऐसा गोलाकार प्रभामंडल दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मून रिंग या फिर विंटर हेलो। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज के चारों ओर बना यह गोला चंद्रमा का गोलाकार प्रभामंडल है, जो 22 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों सूर्य मतलब जो ये सूर्य के चारों ओर जो है गोला बना है, वह सूर्य और चंद्रमा का गोलाकार प्रभामंडल ही होता है। इन दोनों का मतलब एक गोलाकार प्रभामंडल होता है जो 22 डिग्री पर मिलता है। यह दृश्य सूर्य और चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि एटमॉस्फेरिक आइस क्रिस्टल और लाइट के, दोस्तों इसमें
ये चीज़ लिख देना आपकी, ये बनता किससे है, ये इनकी रोशनी से नहीं बनता, ये बनता है एटमॉस्फेरिक आइस क्रिस्टल और लाइट के प्रभाव से बनता है। तो ये मैंने मतलब गूगल पे ही सर्च किया था कि ये बनता क्यों है, उसमें तो यही बोला था पेपर में, तो ये एक घटना घटी थी। तो उसमें जितनी भी जगह मैंने आर्टिकल्स पढ़े उसमें यही लिख रखा था कि यह इनकी खुद की रोशनी से नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक आइस क्रिस्टल और लाइट के प्रभाव से बनता है ना। तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख देना। और 22 डिग्री है, 22 डिग्री एंगल पर यह बनता है, मतलब 22 डिग्री का कोण लेके एक त्रिज्या, जो त्रिज्या लेके हमें गोला बनाते हैं ना, उस पे यह बनता है। और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बनता है। तो सूर्य जब ये चंद्रमा पर बनता है तो उसे मून रिंग या फिर विंटर हेलो भी कहते हैं। ठीक है। ये इफेक्ट साल के 365 दिन में करीब 100 बार नज़र आता है। 100 दिन बनता है दोस्तों 365 दिन में, तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसमें कोई चमत्कारिक चीज़ है नहीं। एक दोस्तों सजग, सजग क्या है, तो सजग दोस्तों हमारा मतलब एक जहाज लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ें साइंस टेक में से पूछ ली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें इनमें से यही पूछी जाती हैं। कोई मिसाइल लॉन्च हो गई उसका नाम पूछ लिया, कोई नया जहाज लॉन्च हो गया उसका नाम पूछ लिया, यही पूछी जाती हैं। तो सजग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, कौन है, अजीत डोभाल जी ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज सजग को संचालित किया। तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वो किया है अजीत डोभाल जी ने 29 तारीख को, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। दोस्तों ऐसा 105 मीटर मतलब जो हमारे तटीय क्षेत्र है, हमारे जो तट वाले क्षेत्र हैं ये वाले, यहाँ जितने भी राज्य हैं इनके किनारे किनारे दोस्तों ये गश्ती करते हैं ये जहाज़। तो पहले से 2 लॉन्च किए जा चुके हैं और ये तीसरे नंबर का जहाज है। ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का जहाज है जिसका नाम दिया है अब सजग, है ना। सजग का अर्थ होता है सतर्क। एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जो तटों की रक्षा करेगा, जो राष्ट्र के समुद्री हित के प्रति तट पर प्रासंगिक उत्तरदायी इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिज़ाइन किया गया और निर्मित भी भारत में ही किया गया। तो दोस्तों इंडिजीनियस जहाज है हमारा, और निर्माण कहाँ किया गया, गोवा शिपयार्ड में। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन और मशीनरी और सेंसर है। अगर आ जाए सजग के बारे में लिखने को तो ये 2-3 चीज़ें यूज कर सकते हैं। ये सारे जहाज़ों में होती हैं आजकल, नेविगेशन, मशीनरी, सेंसर। यह जहाज एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत पुल प्रणाली, उच्च शक्ति बाहरी अग्निशमन प्रणाली, बिजली प्रबंधन प्रणाली के साथ 40-60 बोफोर्स तोप भी इसमें है, और एफएससी के साथ में 12.7 मिलीमीटर एसआरसीजी बंदूकों से लैंस भी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए सजग के बारे में तो 3-4 चीज़ें की ये प्रणाली इसमें है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यह जहाज एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली, और ये तो हमने पढ़ ही लिया। सजग तटरक्षक बेड़े के साथ पोरबंदर में स्थित रहेगा। तो दोस्तों पोरबंदर क्षेत्र में इसे मतलब तैनात किया जाएगा। तटरक्षक चार्टर द्वारा उल्लिखित ईईजेड हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो हमारे तट के पास वाला जो एरिया होता है दोस्तों वो ईईजेड में आता है, कि निगरानी करेगा और कर्तव्यों के लिए इस जहाज को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि इसे पोरबंदर के आसपास लॉन्च किया गया और हम यह हमारे तट की रक्षा करेगा। ठीक है। और ये चीज़ें इसमें तोप भी हैं, बंदूक भी है, और कई सारी प्रणाली भी इसमें हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इम्पोर्टेंट खबरें थी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।